हेल्थ टिप्स में डॉक्टर संदीप था। आज हम बात करेंगे हाइपर पायरेक्सिया के बारे में। हाइपर पायरेक्सिया को हाइपरथर्मिया के नाम से भी जानते हैं। पायरेक्सिया का मतलब है फीवर और हाइपर पायरेक्सिया का मतलब है फीवर बहुत ज़्यादा होना। फीवर ज़्यादा का मतलब है 106 या 106 से ऊपर के फीवर को हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारी बॉडी के लिए थर्मोस्टेट का काम करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 98.4 डिग्री के आसपास बनाए रखता है। अगर इस हाइपोथैलेमस में कुछ दिक्कत आ जाती किसी वजह से, तो बॉडी का टेम्परेचर हायर लेवल पर सेट हो जाता है, जिससे कि हमें सर्दी लगने लग जाती है और फिर टेम्परेचर थोड़ी देर में बढ़ जाता है। हाइपर पायरेक्सिया यानी फीवर एक सिम्टम है, ये किसी कोई डिजीज़ नहीं है। हाइपर पायरेक्सिया कई कारणों की वजह से हो सकता है। इस कारणों को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम हाइपर पायरेक्सिया को ट्रीट करते हैं तो हाइपर पायरेक्सिया को ट्रीट करने के साथ साथ में उसके कारणों को भी ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो हम हाइपर पायरेक्सिया को ठीक नहीं कर पाएंगे। हाइपर पायरेक्सिया के कई रीजंस होते हैं, जिसमें से कई इंपॉर्टेंट है और कई रेयर रीजंस भी होते हैं। पहला रीज़न है सेप्सिस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाता है तो उसे सेप्टिसीमिया कहते हैं और इसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। सेप्टिसीमिया किन वजह से हो सकता है? यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है और कई इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। सेप्सिस के साथ साथ में कई वायरल इन्फेक्शंस की वजह से और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है। वायरल इन्फेक्शंस के कुछ उदाहरण है, आपका डेंगू फीवर है, एन्सेफेलाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है। हाइपर पायरेक्सिया मलेरिया और टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होता है, वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक अगर बहुत ही हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, जिससे जो होता है बॉडी का टेम्परेचर हायर लेवल पर सेट हो जाता है, किसी भी मेडिसिन यानी पैरास्टामोल वगैरह को रिस्पॉन्ड नहीं करता है और इसके लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग ही ज़रूरी है। बाकी जो रेयर कारण होते हैं उसमें से नंबर 1 पर है इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस होते हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है। स्पाइनल इंजरीज अगर होती हैं उसकी वजह से भी हाइपरथर्मिया हो सकता है। कभी कभी किसी एनेस्थीसिया की वजह से भी हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है। कई ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जो हाइपर पायरेक्सिया करती हैं। कभी कभी हाइपर पायरेक्सिया साइकोजेनिक भी हो सकता है। तो जब हम हाइपर पायरेक्सिया को ट्रीट करेंगे तो हाइपर पायरेक्सिया का तो इलाज करेंगे साथ साथ में उसके कारणों का भी इलाज करेंगे। अब हाइपर पायरेक्सिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग में हाइपर पायरेक्सिया में वीकनेस हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है, कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो सकती है, आदमी कंफ्यूज होने लग जाता है, सिवियर हेडेक होने लग जाता है, सीजर्स हो सकते हैं यानी कि कन्वल्जन्स हो सकते हैं, फिट पड़ सकते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और रेस्पिरेशन शैलो हो जाता है और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो डेथ भी हो सकती है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हाइपरप्रेक्सिया का ट्रीटमेंट करने के साइड बाय साइड जो भी उसका कारण है हाइपरप्रेक्सिया का उसको भी ट्रीट करना चाहिए, पर हाइपरप्रेक्सिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाइपरप्रेक्सिया बहुत ज़्यादा देर तक रहता है तो परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और कन्वर्जन्स हो सकते हैं। हाइपरप्रेक्सिया के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि कोल्ड स्पॉन्जिंग की जाए। कोल्ड स्पॉन्जिंग कहाँ पर करनी चाहिए? पूरी बॉडी पर करनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सिर पर पट्टी कर देते हैं, उसको करने से बॉडी टेम्परेचर कम होना बड़ा मुश्किल होता है। आप उन जगहों पर करें जहाँ पर आर्टरीज होती हैं, ग्रेट आर्टरीज होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, जैसे माथे पर, हमारे एक्जिला में और नीज़ के पीछे। इन जगहों पर आर्टरीज सुपरफिशियल होती हैं और इन जगहों पर स्पॉन्जिंग करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है। पर बेटर यही रहता है कि पूरी बॉडी पे स्पॉन्जिंग की जाए। अगर स्पॉन्जिंग करने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो हम कोल्ड शावर भी दे सकते हैं पेशेंट को। जब टेम्परेचर थोड़ा कम आ जाता है 100-101 के आसपास, तो हमें पैरास्टामोल दे सकते हैं। यंग एडल्ट में हम 650 मिलीग्राम दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं और पैरास्टामोल भी ले सकते हैं। डिस्प्रिन किसी भी हालत में नहीं लेनी चाहिए। कुछ एनाल्जेसिक जैसे मेफेनेमिक एसिड और आइबोप्रोफेन ले सकते हैं, पर इसको डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लें। तो घर पर जब हाइपरपायरेक्सिया का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम पैरास्टामोल लेंगे और साथ में कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे या कोल्ड शॉवर लेंगे, ताकि जब तक डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक कोई ब्रेन में डैमेज ना हो और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे किडनी विडनी डैमेज होने का खतरा कम रहता है। तो जब फीवर को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो साथ साथ में हमें साइड बाय साइड हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिससे पता करते हैं कि हाइपरपायरेक्सिया क्यों हो रहा है। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से है, सेप्टिसीमिया है, फंगल इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस है या कोई और रीज़न है। तो साथ साथ में उसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो हाइपरपायरेक्सिया का ट्रीटमेंट एक इमरजेंसी है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और अगर इसमें एकदम ट्रीट नहीं किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हाइपरपायरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए कंबल उड़ा देते हैं और साथ में पंखा भी बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा करने से
फीवर ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि एसी या कूलर हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए अगर फीवर है। अगर हाई ग्रेड फीवर है और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप एसी या कूलर चला सकते हैं। तो हाइपर पायरेक्सिया का ट्रीटमेंट आम पब्लिक को सबको आना चाहिए, ताकि जब हम कंसल्ट करते हैं 10 या 12 घंटे बाद तो पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में हो और एडमिट करने की ज़रूरत ना पड़े। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।